नो मैम। ऐसे ही मन में आया पूछ लूं। चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, हमने एक प्रोसेस पढ़ा था डिफरेंशिएशन, ये हम 11th से पढ़ रहे हैं और हमने और कई आगे प्रोसेसेस इसके अभी चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ लिए थे, इतनी सारी तरह की है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। कैसे ऑपोजिट है अभी हम क्लियर कर लेंगे। एक दूसरे का ऑपोजिट प्रोसेस। ठीक है, एक बड़ा क्रूड सा एग्जांपल, क्रूड सा मतलब डेली वाला, डेली लाइफ वाला एग्जांपल आपको दे देती हूँ। नेहा, आपकी मम्मी का नाम क्या है? मैम ममता। ममता। यस मैम। कोमल, आपकी मम्मी का नाम बोलो। सविता शर्मा। कौन? सविता शर्मा। सविता। ठीक है, यस मैम। और मुझे कौन दिख रहा है? नेहा बंसल या साधना यादव? कोई बताएगा? मैम बेबी नाम है मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी कौन है? साधना। अच्छा, तनु जायसवाल, आपकी मम्मी का नाम बताओ। लास्ट है ये। अरे बोलोगी? उसकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। चलो हम 3 एग्जांपल ले लेते हैं, इसी से समझते हैं। यहाँ पर ये किनके नाम है? डॉटर के, है ना? और यहाँ पर किनके नाम है? मदर के। तो क्या इनका रिलेशन आपस में चेंज हो रहा है? अगर मैं बोलूं नेहा इज द डॉटर ऑफ ममता, तो ठीक है ना वो? अगर मैं बोलूं Yes, ममता इज द मदर ऑफ नेहा, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं ना? जुड़े हुए तो आपस में ये दोनों ही है। अगर हमने नेहा के बारे में बताना है तो हम बोलेंगे डॉटर है, अगर हमने ममता के बारे में बताना है तो हम बोलेंगे मदर है। इसी तरह हम बोलेंगे कोमल इज द डॉटर ऑफ सविता, तो कोमल के बारे में बता रहे हैं। सविता के बारे में बता रहे हैं तो बोलेंगे मदर ऑफ कोमल। इसी तरह हमने अगर साधना के बारे में बताना है तो साधना होती कौन है? डॉटर। जिसकी होती है वो बताएंगे। तो साधना इज द डॉटर ऑफ बेबी, बट अगर बेबी के बारे में कोई पूछ रहा है तो बेबी इज द मदर ऑफ साधना। ठीक है, आओ ये क्या हुआ? बिल्कुल इसी तरह से ये हुआ कि x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव है n मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका डेरिवेटिव ये राइट हैंड साइड वाली टर्म है, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी ये क्या है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? इंटीग्रल। ऐसे मदर और डॉटर का रिलेशन है उन्हीं दोनों के बीच में, कोई तीसरा नहीं आ रहा है। ये बात समझ आ रही है सबको? है इन्हीं दोनों के बीच का, लेकिन ये डेरिवेटिव है और इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रल। ठीक है, इसी तरह और एक एग्जांपल, अगर हम ये कहें log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या है हमें पता है? 1/x। तो डेरिवेटिव है 1/x, लेकिन log x क्या कहलाएगा उसका? इंटीग्रल। क्या आपको ये मदर डॉटर वाले रिलेशन से ये समझ में आ रहा है? आ रहा है? इसी तरह देखो, अगर मैं बोलूं sin x, इसका डेरिवेटिव क्या है हमें पता है? cos x। तो डेरिवेटिव पूछा जाए क्या है? cos x। लेकिन इंटीग्रल क्या है? sin x। पर किसका? इसी का केवल। ठीक है, ममता किसकी मम्मी है? नेहा की। हाँ, वो और भी बच्चे हैं लेकिन यहाँ पर ये रिलेशन फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पर अगर cos x का इंटीग्रल कोई पूछ रहा है तो इंटीग्रल बताना है तो आप cos x के लिए sin x ही आंसर देंगे। ठीक है, क्या ये थोड़ा बहुत रिलेशन क्लियर हुआ है सबको? आई होप। अब हमारे पास फिर जैसे डेरिवेटिव की लंबी लिस्ट थी वैसे ही अब इंटीग्रल्स की भी। तो जो मेथड है, प्रोसेस है, वो इंटीग्रेशन कहलाता है, लेकिन जो टर्म्स है या फंक्शंस है वो कहलाएंगे इंटीग्रल्स। ठीक है, तो एक तरफ हम अब लिखेंगे फंक्शन और एक तरफ लिखेंगे उसका इंटीग्रल। अच्छा, तो ये जो फंक्शंस हैं और ये जो इंटीग्रल्स हैं सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इंटीग्रल में हम ये वाले फंक्शंस लिख लेंगे। ध्यान से देखो,
इंटीग्रल में ये वाले फंक्शन लिखेंगे। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं log x, यहाँ लिख सकते हैं sin x, यहाँ लिख सकते हैं cos x, सभी फंक्शंस हम बारी बारी लिख सकते हैं। log x का बताइए फिर डेरिवेटिव क्या था? वो हमारे लिए फंक्शन हो गया, हमारे लिए कौन सा फंक्शन हो गया? जो पहले डेरिवेटिव था। ठीक है, अच्छा जी, sin x का डेरिवेटिव क्या था पहले? cos x। तो cos x का इंटीग्रल कहलाएगा अब sin x। ठीक है, इसी तरह cos x का डेरिवेटिव पहले क्या था? माइनस sin x। तो माइनस sin x का इंटीग्रल क्या हो गया? cos x। लेकिन अगर हम अब फॉर्मूला बना रहे हैं तो यहीं से हमें पता चल जाएगा, इम्प्लाइज अगर मेरे को sin x का इंटीग्रल चाहिए हो तो मैं क्या करूंगी? इस माइनस को इधर ले जाऊंगी, कुछ और फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बिल्कुल जनरल एप्लीकेशन ऑफ वट एवर वी हैव लर्न्ड अर्लियर वो है। क्या ये वाली लाइन सबको क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड, ओके। अब और मुझे बताइए e raised to power x, इसका डेरिवेटिव क्या था? e raised to power x। तो e raised to power x का इंटीग्रल भी e raised to power x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपकी बुक में पूरी एक लंबी लिस्ट है फॉर्मूलेस की। ठीक है, अब ये देखो sec x, sec x का डेरिवेटिव क्या होता था? sec x tan x। sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x। तो अब इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा। अब डेरिवेटिव के लिए तो हम ऐसे लिख देंगे ना, dy dx ऑफ दिस इज दिस। अब नेचुरली सिंबल कुछ और हो जाएगा, अब ये सिंबल हो जाएगा ये, एक बड़ा सा ब्रैकेट, इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ, डेरिवेटिव लेंगे ना तो sec x इंटू tan x। और जैसे ये हम करते थे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अभी भी हमें लिखना है दिस इज इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू sec x। ये लिखने का तरीका भी जरा देख लीजिए। ठीक है, अभी और लिखते जाएंगे, आपको और आइडिया लगता जाएगा। नेक्स्ट हम एक और ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं tan x, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता था? मैम sec square x। वेरी गुड, secant स्क्वायर x। तो अब हमने इसको अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? अब इसका इंटीग्रल लिखेंगे secant स्क्वायर x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जरूरी है, पहले भी जरूरी था बेटा, अभी भी जरूरी है। और ये सिंबल देख रहे हो, समझ रहे हो? और इसका आंसर क्या आएगा? tan x। ठीक है, आई थिंक सिंपल है, समझ में आ रहा है सबको कि कैसे लिखना है। एक दो एग्जांपल्स और लेके फिर आगे चलेंगे। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता था? तो माइनस, वेरी गुड वेरी गुड, cosec x मल्टीप्लाइड बाय cot x। और जैसे अभी हमने पहले देखा, अगर मेरे को चाहिए हो cosec x cot x सिर्फ, तो हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए इंटीग्रल में? माइनस cosec x। तो फिर इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह से हम अब यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x इन किसके रिस्पेक्ट में? dx। दिस इज इक्वल टू माइनस cosec x। ठीक, अब इतना जब हम कर रहे हैं तो मैं थोड़ी सी बात पे और आऊंगी, अभी आपको बताते हैं क्या है। नंबर हो गया 8। मान लो यहाँ पर हमारे पास था x स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या होता था इसका? x। ठीक है, ठीक है, अच्छा मैं ओके, तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। एक बात बताओ, मैंने यहाँ +2 कर दिया, अब बताओ ये डेरिवेटिव अभी भी तो यही है ना? यही रहेगा। तो फिर यहाँ ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर 4 लिख दूं तो भी डेरिवेटिव यही रहेगा ना 2x। फिर यहाँ पे तो नहीं आ रहा है वो, उसका क्या करें? मैं यहाँ पर -6 लिख दूं तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है? यही आ रहा है ना। फिर यहाँ पे गड़बड़ है। अब ये क्या करें? इस गड़बड़ को करने का एक तरीका ढूंढो। वो तरीका क्या है? बहुत आसान है, हर एक के साथ आंसर में लिख दो प्लस कांस्टेंट। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम +0 तो लिख ही सकते हैं ना।
तो यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड आउट करने को कोई बोले तो हम क्या कह सकते हैं, c की वैल्यू 0 आ रही है। समझ गए? तो अब हमें क्या सीखनी है, एक और बात, कि हर बार जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे हमें क्या लिखना होगा, प्लस c। क्या लिखना होगा, प्लस c। यहाँ भी प्लस c। ठीक है बेटा। अब ये जो c है इसको कहते हैं, c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल भी आसान है और इंटरेस्टिंग है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो अब आप अपनी बुक खोलेंगे 7.1 से पहले ये टेबल पूरी बनी हुई है आपकी बुक में, उसको आप अपने रजिस्टर में बनाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। अब एक छोटी सी बात, मुझे एक यहाँ से एक फॉर्मूला हम और निकाल लेते हैं कि x रेज़ टू पावर n। अब यहाँ से हम ये कैसे निकालेंगे, है ना? तो 2x का अगर हम n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, हमें मिलता है xn। हमें पता है कि ये इसका डेरिवेटिव है, लेकिन अगर जनरली कोई मुझसे बोले कि अच्छा आप xn का इंटीग्रल बताओ, तो पहले हम डेरिवेटिव में पावर को एक कम करते थे, अब हम देख रहे हैं कि पावर को एक बढ़ाना है। उल्टा प्रोसेस है ना? तो जो हम पावर कम करते थे हम उस पावर को बढ़ाएंगे, और हम इस पावर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे, अब उल्टा प्रोसेस करना है तो हम उस पावर से कर देंगे डिवाइड। बस इतनी सी बात अगर हम ध्यान रखें, हमारे किसी भी आंसर में कोई गलती नहीं होगी। तो आई होप दिस वाला फॉर्मूला इज ऑल्सो क्लियर। इसको भी प्लीज लिखिएगा ध्यान से।